दोस्तों, आपने अब तक अपराध की दर्जनों कहानियां सुनी होंगी, लेकिन जितनी खौफनाक कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं, उसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक सुनसान जगह पर एक ऑटो में ऑटो ड्राइवर को लगभग 18 महीने के बच्चे की लाश मिलती है और पास ही बिजली के खंभे पर खून के निशान भी थे। बच्चे की स्थिति और खंभे पर खून के निशान देखकर साफ समझ में आ रहा था कि उस बच्चे को पैर से पकड़कर किसी ने लगातार खंभे पर उसके सर को मारा है, जिस कारण बच्चे की मौत हो गई है। इस कहानी में शामिल 3 महिलाओं ने महज 6 साल के अंदर अंदर 42 मासूम बच्चों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। आखिर ये 3 बेरहम महिलाएं कौन थीं? ये बच्चों की हत्याएं क्यों किया करती थी और इन महिलाओं के साथ क्या हुआ? चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त वसीम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल क्राइम एंड अमेजिंग स्टोरीज। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है अंजना बाई से। अंजना का संबंध नासिक से था। इसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन बहुत ही कम उम्र में इसको चोरी करने की आदत लग गई थी। जब अंजना जवान हुई तो उसे ट्रक ड्राइवर से प्यार हो गया और वह उसके साथ नासिक से भागकर पुणे आ गई और उससे शादी कर ली और कुछ दिनों तक उसके साथ ही रही। इसी दौरान 1973 में अंजना बाई को एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम उसने रेणुका रखा था। जब अंजना बाई ने एक बेटी को जन्म दिया तो उसका पति अपनी बेटी और पत्नी को छोड़कर कहीं भाग गया। पति के छोड़े जाने के बाद अंजना के पास पैसे नहीं बचे थे। ऐसे हालात में इसने काम करके पैसे कमाने के बजाय चोरी का रास्ता चुना और लोगों की जेब काटनी शुरू कर दी और धीरे धीरे अलग अलग तरह की चोरियां भी करना शुरू कर दी। वह मंदिरों में, बाज़ारों में और सिनेमा हॉल में भी चोरियां करने लगी। दिन यूं ही बीत रहे थे कि अचानक अंजना की ज़िंदगी में मोहन गावित नाम का एक व्यक्ति आ गया। मोहन आर्मी का एक रिटायर्ड जवान था। 1974 के आसपास अंजना और मोहन ने शादी कर ली और फिर 1975 में अंजना ने अपनी दूसरी बेटी सीमा को जन्म दिया। इस तरह अंजना बाई की अब 2 बेटियां हो गई थी। अभी रेणुका और सीमा बहुत छोटी थी। तभी अंजना के पति मोहन गावित ने भी उसका साथ छोड़ दिया और उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरे पति के छोड़े जाने के बाद अंजना फिर से पॉकेटमारी की दुनिया में वापस आ गई। अभी बेटियों ने होश संभाला ही था कि अंजना ने अपनी दोनों बेटियों को भी धंधे में शामिल कर लिया और अब तीनों माँ बेटियाँ मिलकर दिन भर ऐसी चोरी चकारी किया करती थी। देखते ही देखते महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में अंजना के ऊपर पॉकेटमारी, छीना झपटी और चोरी के कई मामले दर्ज हो गए, लेकिन ये कभी भी पुलिस की पकड़ में नहीं आई। समय बीतते बीतते सन 1989 का समय आ जाता है और अंजना की बड़ी बेटी रेणुका जवान हो गई। इसने पुणे में शिरडी मंदिर के नज़दीक एक टेलर से शादी कर ली, जिसका नाम था किरण शिंदे। शादी के बाद भी इन लोगों का धंधा नहीं रुका और किरण शिंदे भी इनके साथ शामिल हो गया और ये तीनों माँ बेटी नियमित रूप से अपने धंधे में लगी हुई थी। रोज़ की तरह सन 1990 में पुणे के एक मंदिर में रेणुका कुछ चोरी कर रही थी। तभी वह पकड़ी गई। पकड़े जाने पर इसने खुद को निर्दोष बताना शुरू कर दिया। जब लोग इसकी बात मानने को तैयार नहीं हुए तो रेणुका ने अपनी गोद में मौजूद अपनी बेटी की कसम खानी शुरू कर दी। जी हाँ दोस्तों, रेणुका का एक बेटा भी था और कहने लगी, आखिर मैं छोटे से बच्चे की माँ हूँ, मैं चोरी कैसे कर सकती हूँ। जब रेणुका ने अपने बच्चे को आगे कर दिया तो लोग भी कहने लगे कि हाँ, एक छोटे बच्चे की माँ चोरी नहीं कर सकती, ना ही अपने बच्चे की झूठी कसम खा सकती है। इस तरह अपने बच्चे को आगे करके रेणुका बचने में कामयाब हो गई। लोगों ने बच्चे को देखकर रहमदिली दिखाई, पर उनको क्या पता था कि यह रहमदिली दर्जनों बच्चों की मौत का कारण बन जाएगी। पहली बार बच्चे के इस्तेमाल से बचने के बाद रेणुका को आइडिया आया कि चोरी के दौरान पकड़े जाने की स्थिति में एक बच्चा उनको बचा सकता है और यहीं से इनके जुर्म की संगीन कहानी शुरू हो जाती है और वह यह तरकीब अपनी माँ और बहन को भी बताती है। यह तीनों माँ बेटियाँ चोरी और पॉकेटमारी के इरादे से गश्त पर निकली थी। तभी एक गरीब बस्ती में लगभग 18 महीने का बच्चा अकेला खेल रहा था। इन तीनों के मन में आया कि क्यों ना इस बच्चे को उठा लिया जाए। बच्चे को उठाने के बाद वह उस बच्चे को लेकर मंदिर पहुंच गई और मौका देखकर अंजना बाई एक आदमी का पर्स चुराने लगी। पर उस दिन उसकी किस्मत खराब थी, क्योंकि उस आदमी ने उसे अपना पर्स चुराते वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया। वह आदमी गुस्से से अंजना बाई पर चिल्लाने लगा। धीरे धीरे वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। लोग पुलिस को बुलाने की बात कहने लगे। तभी अंजना बाई खुद को सही साबित करने के लिए अपनी गोद में लिए उस चोरी किए हुए बच्चे की कसम खाने लगी
कि मैंने चोरी नहीं की है, पर लोग नहीं माने। हालात बिगड़ते देख अंजना बाई के शैतानी दिमाग में इस परिस्थिति से बच निकलने का एक खतरनाक और बेहद शर्मनाक विचार आया। अपनी गोद में लिए उस 18 महीने के मासूम बच्चे को उसने मंदिर के फर्श पर जोर से पटक दिया। उसी वक्त बच्चे के सर से खून का फुहारा बहने लगा। वहाँ इकट्ठी हुई भीड़ यह दृश्य देखकर सहम गई और जिस आदमी का पर्स चोरी हुआ था वो भी घबरा गया। उसे लगा कि उसकी छीना झपटी में बच्चा अंजना बाई के हाथ से गिरा है, तो वो भी पीछे हो गया। अंजना बाई इस बात की दुहाई देने लगी कि बच्चे की मां चोरी नहीं कर सकती। बच्चे और उसकी मां की हालत देखकर लोगों को दया आ गई और अंजना बाई को छोड़ दिया गया ताकि वे बच्चे का इलाज करा सके। अंजना बाई उस बच्चे को लेकर जल्दी से उस मंदिर से बाहर निकल गई। उसके पीछे पीछे उसकी बेटी सीमा भी चुपचाप बाहर निकल गई। अंजना बाई की गोद में पड़ा हुआ 18 महीने का मासूम बच्चा दर्द से कर्रा रहा था। उसके सिर से लगातार खून बह जा रहा था। उस बच्चे का लगातार रोना उन तीनों माँ बेटियों को बहुत गुस्सा दिला रहा था। अंजना बाई को लगा कि अगर ये बच्चा ऐसे ही रोता रहा तो ज़रूर किसी न किसी को हम सब पर शक हो जाएगा। इन सारी समस्याओं से बचने के लिए उन्होंने एक ऐसा राक्षसी और गिरा हुआ काम किया जो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। वह उस बच्चे को एक सुनसान सड़क पर ले गई। वहाँ एक बिजली का खंभा था। अंजना बाई ने उस बच्चे के दोनों पैर पकड़ लिए और उसे हवा में झुलाते हुए बड़ी बेरहमी से उसके सिर को बड़ी जोर से खंभे पर दे मारा और वह तब तक उस बच्चे के सर को खंभे पर मारती रही जब तक कि बच्चे की जान नहीं निकल गई। जब उन्हें लगा कि बच्चा मर चुका है तो वह उसे छुपाने की जगह ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक खाली ऑटो खड़ा मिला तो उन्होंने उस बच्चे को कपड़े में लपेटकर ऑटो में डाल दिया और वहां से गायब हो गई। वह 18 महीने का बच्चा इन तीनों माँ बेटियों का पहला शिकार था। इसके बाद तो जैसे उनके मुंह में खून ही लग गया हो। अब इनका पहला काम होता था बच्चे चुराना। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे इनके आसान शिकार होते थे। इससे इन्हें ये फायदा होता था कि इन बच्चों को लेकर पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती थी, ना ही उनके गायब होने के बाद और ना ही उनके मरने के बाद। अगर कोई गरीब अपने बच्चे के खो जाने की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस के पास जाता भी तो पुलिस उसे लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं होती थी। इनका शिकार किसी मजदूर का बच्चा होता या फिर किसी भिखारी का बच्चा होता। यही वजह थी कि इन तीनों माँ बेटियों के लिए इन बच्चों को चुराना बहुत आसान हो गया था। यह इस बात का हमेशा ख्याल रखती थी कि बच्चे की उम्र 4 या 5 साल से ज़्यादा ना हो, क्योंकि बड़ी उम्र के बच्चे को चुराने में खतरा ज़्यादा था। बड़े बच्चे होशियार होते थे और किसी के भी सामने इन तीनों की सच्चाई बोल सकते थे और बड़े बच्चों को संभालना मुश्किल भी बहुत था। तो अब अंजना बाई और उसकी बेटियां रेणुका और सीमा पहले बच्चों को चुराती, फिर चोरी करने निकल जाती और अगर पकड़ी जाती तो बच्चे को जानबूझकर जमीन पर पटक देती और लोगों का ध्यान चोरी से भटकाकर और लोगों की सहानुभूति पाकर पिटने से खुद को आसानी से बचा लेती। जब बच्चे घायल हो जाते तब वह उनके किसी काम के नहीं रहते। वह उन बच्चों को पटक पटक कर बहुत बेरहमी से मार डालती थी। कई बच्चों को तो उन्होंने अपने पैरों से दबाकर मार दिया। एक बच्ची को तो उन्होंने पैर से पकड़कर उल्टा लटका दिया और फिर उस बच्ची का मुंह पानी से भरी एक बाल्टी में डाल दिया। वह बच्ची तड़पती रही और वह तीनों माँ बेटियां उसे तड़पता देख मजे लेती रहीं। दोस्तों, ये सोचकर ही हमारी आत्मा थर्रा जाती है कि उस बच्ची ने कैसे तड़प तड़प कर दम तोड़ा होगा। ना जाने ये कैसी औरतें थी जिनके दिल में दया और ममता के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। इन तीनों को तो औरत कहना भी पाप होगा। आपको ये सुनकर बहुत हैरानी होगी कि अंजना बाई की बेटी रेणुका भी एक माँ थी। एक माँ होकर भी रेणुका एक बच्चे के दर्द को नहीं समझ सकी। किसी बच्चे को मारना उन तीनों माँ बेटियों के लिए एक खेल बन चुका था। वह उस खूनी खेल में इतना घुल चुकी थी कि इनका डर ही खत्म हो चुका था। एक बार उन्होंने एक 11 महीने की बच्ची को चुराया और उसे भी बड़ी क्रूरता से मारा। कारण था उस बच्ची का लगातार रोते जाना। बच्ची को मारकर उन्होंने लाश को एक पॉलीथीन बैग में भर लिया और उसे फेंकने के लिए कोई जगह ढूंढने लगी। तभी उन्हें रास्ते में एक सिनेमा हॉल दिखा। तीनों का मन हुआ कि क्यों ना आज एक फिल्म देखी जाए। उन्होंने फिल्म की टिकट ली और हाथ में उस पॉलीथीन बैग को लटकाए सिनेमा हॉल में घुस गई और बेफिक्र होकर उन्होंने मजे से पूरी फिल्म देखी। फिल्म खत्म हुई तो याद आया कि अभी तो इस लाश को ठिकाने लगानी है। फिर उन्होंने उस लाश से भरे पॉलीथीन बैग को सिनेमा हॉल के महिला शौचालय में रखकर वहां से तेजी से निकल गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन सभी बात का पता कैसे चला। दोस्तों, अपराधी कितना भी शातिर, कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। वही हाल इन शैतान माँ बेटियों का भी हुआ। अब जो अंजना बाई का दूसरा पति और सीमा का पिता मोहन गावित, जो कि उन्हें छोड़कर जा चुका था, उसने प्रतिभा नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली थी। मोहन की दूसरी पत्नी से भी उसे एक बेटी हुई थी।
जिसका नाम क्रांति था। अंजना बाई के दिल में इस बात का हमेशा दुख रहा था कि मोहन ने उसको 2 बेटियों के साथ बेसहारा छोड़ दिया था। अब अंजना बाई ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर मोहन से बदला लेने का प्लान बनाया। इन तीनों ने मोहन की 9 साल की बेटी क्रांति को स्कूल से अगवा कर लिया और उसे खेत में ले जाकर उसके सर को पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। अब क्रांति की मां को इस बात की कहीं से भनक लग गई कि क्रांति को गायब करने में मोहन की पहली पत्नी अंजना बाई और उसकी दोनों बेटियों का हाथ है। उसने तुरंत इन तीनों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी। फिर पुलिस इन तीनों की तलाश में लग गई। अब अंजना बाई और उसकी दोनों बेटियों को यह पता चल चुका था कि पुलिस उनकी तलाश में है, इसलिए ये तीनों माँ बेटी अंडरग्राउंड हो गई। लेकिन पुलिस लगातार इन तीनों की तलाश में थी और आखिरकार 19 नवंबर 1996 को इन तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद ये तीनों महिलाएं क्रांति की किडनैपिंग और हत्या से इनकार करने लगी और हमेशा यही कहती रही कि हम तो छोटी मोटी चोरी करते हैं और पॉकेट मारा करते हैं। लेकिन कई गवाहों ने यह बयान दिया कि उन्होंने अलग अलग समय पर इन तीनों महिलाओं को किसी न किसी बच्चे के साथ जरूर देखा है और अक्सर पकड़े जाने पर ये बच्चों को ज़मीन पर पटक देती थी। जब ये तीनों महिलाएं किसी भी तरीके से पुलिस के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी, तब आखिरकार पुलिस ने रेणुका के पति किरण शिंदे को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने किरण शिंदे को यह ऑफर दिया कि अगर तुम पूरे मामले की सच्चाई बताओ और सरकारी गवाह बन जाओ तो तुम्हें कम से कम सजा दी जाएगी। इस तरह किरण शिंदे अपनी सास अंजना बाई, अपनी पत्नी रेणुका शिंदे और अपनी साली सीमा गावित के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो गया। सरकारी गवाह के तौर पर किरण शिंदे ने पुलिस को ये बताया कि तीनों महिलाओं ने मिलकर कई बच्चों की हत्या की है और दर्जनों किडनैपिंग की वारदात को भी अंजाम दिया है। इसके बाद पुलिस सख्ती से उन तीनों महिलाओं के साथ पूछताछ करने लगी। वे महिलाएं किरण शिंदे को ही असली मुजरिम बताने लगी। उनका कहना था कि ये सारे कांड किरण शिंदे ने ही किए हैं, पर पुलिस को उन तीनों महिलाओं की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। किरण शिंदे ने यह भी बताया कि एक बच्चे को तो इन्होंने पैरों से बांधकर घर के अंदर उल्टा लटका दिया और फिर उस बच्चे के सर को तब तक घर की दीवार पर मारती गई जब तक कि वह बच्चा मर नहीं गया। किसी बच्चे को इन्होंने गला घोंटकर मार दिया तो किसी बच्चे को पानी में डुबोकर। और इन्होंने जितने भी बच्चों की हत्याएं की है उन सभी बच्चों की उम्र लगभग 4 से 5 साल थी। कुछ बच्चों की उम्र तो 8 या 10 महीने की भी थी और उनको भी इन्होंने बड़ी बेरहमी से मार डाला। और मोहन की बेटी क्रांति की हत्या भी इन्हीं तीनों महिलाओं ने की है। उन्होंने बताया कि एक बार रेणुका घर पर अपनी उंगलियों पर यह गिनती कर रही थी कि अब तक कितने बच्चों का कत्ल किया है। किरण शिंदे ने पुलिस को बताया कि इन तीनों ने लगभग 42 बच्चों की हत्या की थी। पुलिस ने जब अंजना बाई के घर की तलाशी ली तो उन्हें ढेर सारे छोटे बच्चों के कपड़े और खिलौने मिले। फिर पुलिस ने बीते समय में बच्चों के अगवा करके उनकी हत्या करने वाले सारे केस एक बार फिर से खोल दिए। आगे जांच में ये पता चला कि ये माँ बेटियाँ महाराष्ट्र के नासिक, पुणे, कल्याण, शिरडी, कोल्हापुर और यहाँ तक कि गुजरात जाकर भी बच्चे चुराती थी और अपना काम निकलने के बाद उन बच्चों को मार देती थी। इन 3 कातिल माँ बेटियों द्वारा बच्चों को अगवा करके उनको मारने का सिलसिला साल 1990 में शुरू हुआ और ख़त्म साल 1996 में जाकर हुआ। यह मामला पूरे महाराष्ट्र में छा गया। यह इतनी अमानवीय घटना थी कि महाराष्ट्र सरकार ने इस केस को सीआईडी के हाथों में सौंप दिया। हालांकि इन तीनों के केवल 13 अपहरण और उसमें से 9 बच्चों के कत्ल की ही भागीदारी साबित हो पाई थी। कई बच्चों के अपहरण और हत्या का मामला इतना पुराना हो गया था कि पुलिस को कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल पाया। अंजना बाई, रेणुका शिंदे और सीमा गावित को जेल में डाल दिया, जहां 1997 में 50 साल की उम्र में अंजना बाई को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अंजना बाई की मौत के बाद रेणुका शिंदे और सीमा गावित अपनी ही मां पे इल्ज़ाम लगाने लगी कि ये सब हमारी माँ किया करती थी, पर पुलिस उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। आगे चलकर किरण शिंदे सरकारी गवाह बन गया और कोर्ट में उसने अंजना बाई, अपनी पत्नी रेणुका शिंदे और अपनी साली सीमा के खिलाफ गवाही दी। 29 जून 2001 को कोल्हापुर की अदालत ने इन दोनों हत्यारण बहनों को फांसी की सजा सुनाई और किरण शिंदे को कुछ साल की सजा देने के बाद उसे माफ़ कर दिया। 2004 को मुंबई हाई कोर्ट ने भी इनकी सज़ा बरकरार रखी। 31 अगस्त 2006 को ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। इसके बाद रेणुका और सीमा ने खुद को बचाने के लिए राष्ट्रपति के पास दया याचिका दी। उस समय प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति थे। 14 अगस्त 2014 को राष्ट्रपति ने भी इन दोनों बहनों पर रहम न दिखाते हुए उनकी दया याचिका खारिज कर दी। साल 2021 आ गया
पर इन दोनों बहनों को अब तक सज़ा नहीं हुई थी। इन बहनों ने मुंबई हाई कोर्ट में एक अपील दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें फांसी की सज़ा सन 2001 में सुनाई गई थी और उन्हें अभी तक फांसी की सज़ा नहीं हुई, पर वे हर दिन इसी डर में जीती हैं कि कल उन्हें मौत दे दी जाएगी, उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। इस तरह वे हर दिन मरती हैं। उन्होंने कहा कि उन दोनों के साथ बहुत गलत हो रहा है, इसलिए उनकी सज़ा को कम किया जाना चाहिए। 12 जनवरी 2022 को इन बहनों की याचिका को मुंबई हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हाई कोर्ट ने कहा, इन आरोपियों का अपराध क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन प्रशासन को सज़ा देने में बहुत देर हो गई है, इसलिए इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर हाई कोर्ट ने इनकी फांसी की सज़ा में देरी होने की वजह से इनकी फांसी की सज़ा को रद्द करके आजीवन कारावास में बदल दिया। फिलहाल ये दोनों कातिल बहनें पुणे की यरवदा जेल में कैद हैं और अपनी बाकी ज़िंदगी के बचे हुए दिन वहीं गुजार रही हैं। दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही था। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।